नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी उस इस्लामिक श्रृंखला से आगे बढ़ने के क्रम में हैं। मैं भूपेंद्र सिंह अपने इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो इस्लाम से ही जुड़ी हुई है। इस्लाम एक ऐसा रहन सहन का तरीका जिसने पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया और विश्व में आज 50 से ज़्यादा देश इस्लामिक कंट्री हैं। भारत से निकलने वाले दो देश जो हमारे सामने अलग हुए उसमें एक कंप्लीट इस्लामिक रिपब्लिक है और एक में सेकुलरिज्म अभी तक है। नेम्स ऑफ कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज रिलीजियस कम्युनिटीज। भारत में हिंदू और मुसलमान धार्मिक कम्युनिटी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। धार्मिक कम्युनिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर यह तय होता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन भारत में हिंदू शब्द का जो प्रयोग है, हिंदू शब्द का जो प्रयोग हुआ है, यह शब्द भारत का नहीं है, यह अरब वर्ड से आया हुआ शब्द है। और जब वहां के लोग भारत आए तो भारत का जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला, यहां पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है, यहां से होती हुई ऐसे पाकिस्तान की तरफ जाती है, इसका नाम है रिवर इंडस, सिंधु। और वो लोग यहां से आए, यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर भारत पर हमला किस तरफ से किया? नॉर्थ वेस्ट से किया। तो उनका यह कहना था ये जो रिवर इंडस है इसके इस तरफ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे लोग हिंदू हैं। यानी वो भारत का आज अगर मुसलमान है तो हिंदू ही है, क्रिश्चियन है तो हिंदू ही है, पारसी है तो हिंदू ही है। यानी हिंदू धर्म ना कह करके अगर इसको एक सांस्कृतिक शब्द कहा जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, जो कम्युनिटीज़ भारत में आई, इतिहासकार लिखते हैं, हिस्टोरियंस रोट, जो लोग 8 to 14 सेंचुरी में आए। 8 to 14 सेंचुरी में आपको सेंचुरी समझना थोड़ा ज़्यादा है। जैसे किसी ने आपसे बात की 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी का मतलब है 701 से लेकर के 800, 701 से लेकर के 800, दिस इज 8th सेंचुरी। हम बात कर रहे हैं 8th to 14 सेंचुरी। यानी अगर हम यूं कहें 701 से लेकर के 1400 तक, यानी तकरीबन 700 साल के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो हम जान पाएंगे कि इतिहासकार किस कालखंड की बात हमसे कर रहे हैं। ये वो कालखंड है जब भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त होता है और इधर राजस्थान वाली साइड में, नॉर्थ वेस्ट में धीरे धीरे राजपूताना का उदय हो रहा है। भारत में बड़े पैमाने पर सोशल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। दैट इज द टाइम व्हेन दे गॉट इनसाइड। धीरे धीरे उन्होंने अंदर आना शुरू किया और 8 से 14वीं शताब्दी तक, 8वीं से 14वीं यानी 8 to 14 सेंचुरी तक भारत में इतिहासकार कहते हैं मुस्लिम या मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। आश्चर्य की बात है कि भारत में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता था। जो लोग जहां से आते थे उनकी जगहों के हिसाब से हम उनके नाम तय करते थे। जैसे कोई टर्किश से आया है, टर्किश है तो उसको तुरुष्क कहा गया। आज भी हम लोगों के यहाँ गांव क्षेत्रों में तुर्क शब्द का इस्तेमाल होता है, ये तुरुक है। दोज आर द मुस्लिम्स, नॉर्मल वे, इन ए लविंग वे, है ना। जो ताजिकिस्तान से आया, कहां से आया? जो ताजिकिस्तान से आया उसे ताजिक कहा गया। क्या कहा गया? ताजिक कहा गया। जो पर्शिया से आया, पर्शिया, फारस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फारस। और आज इसका नाम क्या है? ईरान। उसे पारसिका कहा गया, पारसीक कहा गया। तो ये शब्द थे, मतलब एग्जैक्टली मुसलमान वर्ड यूज नहीं हो रहा है, मोमीन वर्ड यूज नहीं हो रहा है। क्या वर्ड यूज हो रहा है? जो जहां से आया उसके हिसाब से उसका नामकरण किया गया। बहुत सारे नए माइग्रेंट्स भी हैं। माइग्रेंट्स मतलब जो व्यक्ति जगह ए से निकल के जगह बी पर जाता है, तो दिस पर्सन इज कॉल्ड माइग्रेंट, न्यू माइग्रेंट, प्रवासी। जैसे हमारे भारत के लोग जब दूसरी जगहों पर जाते हैं तो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी क्यों? क्योंकि प्रवासी वो हिंदुस्तान के हैं और अप्रवासी वहां पर हैं क्योंकि वहां पर उनको अभी नागरिकता नहीं मिली है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। न्यू मार्केट में अगर टर्क और अफगान की बात करें, ये तो नए लोग हैं,
एंशिएंट इंडिया में भी भारत पर हमले होते रहे थे और हमलों का यही नॉर्थ वेस्ट का इतिहास है। भारत पर और कहीं से कभी हमला हुआ नहीं, उत्तर पश्चिम से। तो इन लोगों को पुराने समय में शक और यमन कहते थे। शक और यमन, यमन यानी यूनान देश या उस तरफ से आए हुए लोग, जो आज के वर्तमान यूरोप और अरब पेनिनसुला से आए। वर्ल्ड मैप में आप इसको देखने समझने का प्रयास करिए। जहां पर सऊदी अरब है, उसके नीचे यमन है, ओमान है, ईरान है, इराक है। उस समय ये इस तरह के देश नहीं हुआ करते थे। एक बड़ा मरुस्थल था, रेगिस्तान था, डेजर्ट था और वहां से लोग मूव किए। अच्छा, भारतीय व्यवस्था में इनको म्लेच्छ कहा गया। इनको म्लेच्छ कहने के भी अलग अलग कारण थे, क्योंकि ये इंडिया के कास्ट सिस्टम में फिट नहीं होते थे। भाई, भारत में कास्ट सिस्टम एक बाद के समय में आया। अच्छा, आपको एक अच्छी बात बताता हूं, कास्ट जो वर्ड है ना, ये भारतीय शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द है। भारत में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पार्टीशन हुआ। गुप्त काल में आते आते बहुत सारी जातियों में अलगाव हुआ, लेकिन उन जातियों में झगड़ा उस लेवल पे नहीं था। हाँ, शोषण के बारे में अगर बात करें, वर्तमान किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं, इन किताबों में शोषण के बारे में दिया गया है कि बहुत सारा शोषण हुआ। गुप्त काल में उसको गांव से बाहर रख देते थे, अंत्यज कहा जाता था। क्या वर्ड यूज होता था उसके? ANTYAJ, अंत्यज। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अंत्यज, ये शब्द यूज होता था। तो ये इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्या ये उस समय की सामाजिक मांग थी? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में तो गलत है, नो डाउट। आज के परिप्रेक्ष्य में आप 200 साल पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी बनाई जाए, लेकिन एक समय और एक काल तक ही वो अच्छी होती है। बाद में उसमें परिवर्तन की जरूरत होती है, और अगर परिवर्तन नहीं होते तो आने वाले समय में उसमें अलग अलग तरीके की कमियां होती हैं। जैसे कि हम बात कर लें इस्लाम की। अरब से चला तो अच्छा था, उसके पूरी दुनिया में फैला। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। कुछ लड़ाकू जातियां थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, और आज उसी का खामियाजा इस्लाम कहीं ना कहीं भुगत रहा है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। हम अब बात करेंगे सूफीज की। जो मेन हमारा जो मुद्दा है वो सूफी ही है। भारत में सूफी परंपरा काफी पहले से शुरू होती है, लेकिन 1000 ईस्वी के बाद भारत में सूफियों का बोलबाला बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सूफी लोग कौन हैं? ये एक्चुअल इस्लामिक विचारधारा को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये एक्चुअल इस्लामिक विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये रहस्य की बात करते हैं, रहस्यवाद में विश्वास रखते हैं, मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब भारत में जो बात उपनिषद करते हैं, मतलब ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। इसके अलावा ये थियोलॉजिस्ट नहीं है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, थियोलॉजिस्ट। इसके पैरेलल में एक शब्द यूज होता है हिस्टोरियन, इतिहासकार। इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जो अपने तथ्यों के आधार पर यह तय करता है कि कोई भी बात सही है या गलत है। थियोलॉजिस्ट वो होता है जो ब्लाइंड फेथ रखता है। ब्लाइंड फेथ वो किसी के प्रति हो सकता है, किसी के प्रति। हमारे पापा हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रिमिनल हो सकते हैं। लेकिन पापा मेरे लिए जो करेंगे ये अच्छा करेंगे, ये मेरा ब्लाइंड फेथ है कि मेरे पापा मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। तो आई एम थियोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ मी एंड माई फादर। इसी तरीके से धर्म का मामला है। जो धार्मिक लोग हैं, लेकिन वो धर्म की गलत बातों को, सही बातों को, हर बात को ब्लाइंड फेथ करते हैं, उसको बोलते हैं थियोलॉजिस्ट। और ये दुनिया के सभी धर्मों में पाए जाते हैं, और शायद इन्हीं की वजह से दुनिया में प्रॉब्लम भी बना हुआ है। अच्छा, ये थियोलॉजिस्ट करते हैं, ये लोग सैल्वेशन की बात करते हैं। सूफी जो हैं वो सैल्वेशन की बात करते हैं, और ये थियोलॉजिस्ट की निंदा करते हैं। थियोलॉजिस्ट को क्या करते हैं? क्रिटिक करते हैं। अगर ये थियोलॉजिस्ट को क्रिटिक करते हैं तो इसका मतलब ये उनकी ठस विचारधारा को मानते नहीं। ये रहस्यवाद को मानते हैं,
आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये सैल्वेशन को मानते हैं, यानी ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, ऊर्जा का स्थानांतरण करिए और अपने आप को ताकतवर बनाइए। इसके बाद इनका जो सैल्वेशन का तरीका है वो दो है। एक तरीका है डिवोशन, इसी को हिंदी में कहते हैं समर्पण या भक्ति। क्या कहते हैं? समर्पण या भक्ति। एंड द सेकेंड वन इज लव। और ये लव आज की तरीके का लव नहीं है कि वन साइडेड लव है या एक टीनेजर में है। ये लव है म्यूचुअल लव। म्यूचुअल लव, लव फॉर मदर, लव फॉर फादर, लव फॉर सिस्टर, लव फॉर ब्रदर, दैट इज म्यूचुअल लव। इट इज कॉल्ड म्यूचुअल लव। तो इस लव को ये मानते हैं और ये प्रॉफिट को भी मानते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट को पैगंबर के रूप में नहीं लेते, ये प्रॉफिट को एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हैं। कैसे मानते हैं? ह्यूमन बीइंग मानते हैं। ये कहते हैं प्रॉफिट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड ऑन दैट टाइम 570 से 632 उस 40 साल में प्रॉफिट ने जो भी किया वो एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए था। तो दोज ही रेस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग। अब एक और अच्छी बात बताता हूं, इसी तरीके से बुद्ध धर्म में पीछे आपने पढ़ा होगा हीनयाना एंड महायाना। इनकी भी यही खास बात है, ये भगवान मानते हैं बुद्ध को और ये बुद्ध को एक मैसेंजर मानते हैं, ए नॉर्मल टीचर जिसने हमारे लिए काम किया। यानी हीनयान थोड़ा रफ एंड टफ है। बुद्ध की मूर्तियां हीनयान के समय पर नहीं मिलती। बुद्ध की मूर्तियां कब मिलती हैं? जब महायान धर्म का विस्तार होता है। महायान का विस्तार अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो करता है कनिष्क। कौन करता है? कनिष्क। तो ये कनिष्क की बात, तो यहां पर जो चीज कनेक्ट हो रही है वही यहां प्रॉफिट के बारे में कौन कह रहा है? सूफी कह रहे हैं। सूफी मिस्टिसिज्म को बढ़ावा देते हैं, रहस्यवाद। क्या बोलेंगे इसको? रहस्यवाद, जो कि उपनिषद के पैरेलल है। उपनिषद में भी आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की बात की गई है, सैल्वेशन की बात की गई है। ये भी सैल्वेशन को मानते हैं। इनके सैल्वेशन के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? डिवोशन है एंड म्यूचुअल लव है। प्रेम और भक्ति की भावना है तो ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। और भक्ति काल के सारे कवि, अभी आगे हम देखेंगे, कबीर, मीराबाई और गुरु नानक सेम बात करते हैं। इनमें कोई बातों में फर्क नहीं है। अच्छा, ये जो भक्ति सूफी हैं, ये कुरान का भी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। मतलब मोहम्मद साहब की कही गई एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना। मोहम्मद साहब ने कहा शराब नहीं पीना चाहिए मस्जिद में बैठकर, ऐसा मैंने सुना है, मेरा कोई दावा नहीं है इसमें। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया मुझे कि मस्जिद में जाके शराब नहीं पीनी चाहिए। सूफीज ने उसको और एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं भी शराब मत पीजिए भाई, अगर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, आपके परिवार को खत्म करती है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या। इस व्याख्या का एक बहुत ही छोटा सा और अच्छा उदाहरण देता हूं आपको कि व्याख्या क्या से क्या कर सकती है, आपको जानने की जरूरत है। अभी आप इसी बुक में जो किताब मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आप पढ़ेंगे जमींदार एंड द स्टेट। जमींदार, स्टेट और गांव के बाकी लोग, ऑल विलेजर्स। यह सिस्टम आता है मुगलों और सल्तनत के टाइम पर। यह भारत में कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। जमींदार जमीन का मालिक है, इसकी जमीन पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और गांव के ही लोगों को वो काम पर रखता है और उनको अपने अपने हिसाब से मजदूरी देता है या काम लेता है। किसी को जमीन देता है बटाई पर, है ना, किसी को अनाज देता है। दो तरीके से कोई भी चीज दी जाती है पूरी दुनिया में, कैश एंड काइंड।
या तो कोई व्यक्ति आपको कैश देगा या कोई सामान देगा, बस इसके अलावा देने का तीसरा तरीका नहीं है। कैश एंड काइंड, तो जमींदार इनको अपने सारे गांव के लोगों को बेनिफिट करता है, कैश के रूप में या काइंड के रूप में। इसको पुराने जमाने में कहते थे जजमानी सिस्टम। क्या बोलते थे? जजमानी सिस्टम। लेकिन फिर हमारे देश में आक्रमणकारियों का सेटलमेंट होता है, चाहे वो सल्तनत के लोग हों, चाहे वो मुगल हों और चाहे वो अंग्रेज हों। तीन लोगों की बात मैं कर रहा हूं, सुल्तान, मुगल एंड ब्रिटिश। ये भी भारत को नोच रहे हैं, मेरा मतलब है कमा रहे हैं पैसा टैक्स के जरिए। इन्होंने भी वही किया और इन्होंने तो हद ही कर दी। कम से कम इन्होंने जो कमाया वो देश में रखा, लेकिन इन्होंने जो कमाया सब ब्रिटेन भेज दिया। इसकी ड्रेन थ्योरी है। जब हमारा ये पूरे सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम इसके बारे में स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जो ये लोग आए, ये स्टेट थे। इन्होंने कहां पे दखल दिया? इन्होंने गांव में दखल दिया, और गांव में दखल देने के बाद जमींदार और विलेजर इनके बीच में झगड़ा लगाया। स्थितियां इतनी खराब हुई कि मॉडर्न इंडिया में, भारत की आज़ादी से पहले तक हमारे देश में हमारा समाज बराबर के दो खांचों में बंट गया। और इस खांचे को पाटने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सराहनीय काम किए और नीचे के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की। वो नीचे के लोग नीचे थे या नहीं, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन आज हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो अपने ही संसाधनों से वंचित है, और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों के लिए काम करें। तो इन लोगों ने क्या किया? जमींदार से जाकर के कहा कि तुम्हारे ये सब नौकर हैं, तुम इनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? जूते के नीचे रखो इनको। एक लंबे समय तक जमींदार के मन में बिठा दिया कि तुम्हारे गांव के अपने लोग नहीं हैं, बल्कि यू आर द लॉर्ड, तुम मालिक हो। और विलेजर्स को जाके इनके चमचों ने क्या कहा, इनके लोगों ने क्या कहा? ये जमींदार तुम पर बहुत अत्याचार करता है, ये जमींदार तुम पर बहुत अत्याचार करता है, तुम्हें इससे बदला लेना है। स्थितियां ऐसी रहीं कि धीरे 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 100, 200, 300, 400 सालों में ये बात सबके दिमाग में बैठ गई कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी किताबें या तो अंग्रेजों ने लिखी या कम्युनिस्ट राइटर ने लिखी। कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो जर्मनी से पैदा हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो विचारधारा गलत है, लेकिन विचारधारा का प्रयोग, आप एक जैसी विचारधारा का प्रयोग हर कालखंड में हर जगह पर नहीं कर सकते हैं, हर जगह पर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बुद्ध की विचारधारा, पूरी दुनिया उनको सराहती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के संदर्भ में इंडियन मिलिट्री को यह विचारधारा अपनानी चाहिए? नहीं। इसलिए विचारधारा का भी अपना सिस्टम है। तो यह है विचारधारा। इंटरप्रिटेशन बहुत मायने रखता है। यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके बात कहने के ढंग को बदल देता है ना? जैसे कि आप किसी से कहना चाहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप ये भी कह सकते हैं वाह क्या काम किया है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं हाँ ऐसा काम किया है। मतलब एक बात में रिस्पेक्ट है और दूसरे स्टेटमेंट में मजाक उड़ाने वाली विधि है। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। सूफियों ने भी कुरान की अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन की। सूफी जो है भारत में जिस जगहों पर रहते थे उसे खानकाह कहते थे। क्या कहते थे? खानकाह। दो शब्द हैं, खानकाह एंड सिलसिला। इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। खानकाह को अगर आज हम कंपेयर करें तो अपने पुराने समय के ऋषि मुनियों के आश्रम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह को बोलते हैं जगहों को खानकाह, जहां पर सूफी रहते हैं, उनके फॉलोवर्स की एक बड़ी संख्या रहती है, खाना डेली बनता है, बाहर से आने वाले आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन कुछ सेवादार लगातार उनकी सेवा में रहते हैं। उनके रहने की भी व्यवस्था जिस जगहों पर होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसे खानकाह कहते हैं। दूसरा वर्ड है सिलसिला।
सिलसिला इज ए चेन, इसका इंग्लिश में वर्ड मतलब है चेन, है ना। 11वीं सेंचुरी में यह वर्ड एग्जिस्टेंस में आया, खानकाह, और यह पर्शियन भाषा का शब्द है। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, खानकाह। अच्छा, इसमें जो टीचर है, भाई जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, लेकिन अगर मैं खानकाह का टीचर होता, गुरु होता, सूफी होता, सूफी वर्ड, सूफी इज द हेड ऑफ खानकाह, तो इसको कहते हैं शेख, SHAIKH, शेख। और ये अरबी भाषा का वर्ड है। किस लैंग्वेज का है? अरबी लैंग्वेज का वर्ड है, अरब लैंग्वेज का वर्ड है। इसी के लिए पर्शियन में भी एक वर्ड है शेख के लिए, पीर बोलते हैं, मुर्शीद बोलते हैं, SHID, मुर्शीद बोलते हैं, है ना। मुर्शीद पर्शियन में, ये दोनों शब्द पर्शियन के हैं, पर्शियन लैंग्वेज के, मतलब एक ही है, गुरु, मतलब एक ही है, गुरु। अब हम बात करते हैं कि ये लोग करते क्या थे। इन गुरुओं के जो चेले थे, जो स्टूडेंट थे, उन्हें हम कहते थे मुरीद। ये शब्द आपने सुना होगा, मेरा दावा है ये शब्द आपने सुना होगा। अरे भाई आप तो गजब बंदूक चलाते हो, मैं तो आपका मुरीद हो गया। दैट मुरीद, मुरीद वर्ड मीन्स शिष्य, डिसिपल, डिसिपल वर्ड इसके लिए यूज होता है, मुरीद, मुरीद। तो मुर्शीद टीचर है, मुरीद चेला है, पीर टीचर है, मुरीद चेला है, शेख टीचर है, मुरीद चेला है। शेख से ध्यान आया, अकबर सलीम को बचपन में शेखू बाबा कहता था। क्या कहता था? शेखू बाबा। क्यों कहता था शेखू बाबा? ऐसा क्यों कहता था अकबर? ऐसा इसलिए कहता था कि अकबर के फतेहपुर सीकरी के किले को कभी आप घूमने जाएं तो आप वहां देखेंगे कि वहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, चिश्ती संप्रदाय से है। चिश्ती वो सिलसिला है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अकबर ने अपने लिए पुत्र कई जगह मांगा, लेकिन जब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाके मांगा तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और सलीम चिश्ती के ही नाम पर अकबर ने अपने लड़के का नाम क्या रखा? सलीम। जो आगे चल करके राजा बना तो किस नाम से बना? जहांगीर के नाम से। किस नाम से बना? जहांगीर के नाम से। अच्छा, तो ये बातें हो गई। और सिर्फ मुरीद, ये कुछ शब्द हैं, शेख, पीर, मुर्शीद, मुरीद। इसमें टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है, ये आपको क्लिक करना है। और पीर बाबा जो होते थे, जो शेख होते थे, जो सूफी होते थे, वो अपना सक्सेसर डिसाइड कर देते थे। ये सक्सेसर आज की पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं होते थे कि मेरा बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं था। ये सक्सेसर उनके बहुत सारे मुरीदों में से कोई भी हो सकता था। और इस सक्सेसर के लिए जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है खलीफा। इंग्लिश में एग्जैक्टली इसके लिए वर्ड है कैलिफ, लेकिन यहां पर खलीफा शब्द का इस्तेमाल होता है। अब हम उन सूफी सिलसिलों की बात करेंगे जो 12वीं शताब्दी में भारत आए। फिर से एक बार सेंचुरी को समझने की कोशिश करें। 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 12वीं शताब्दी का मतलब है 1101 से लेकर के 1200। बार बार क्लियर करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हमारे दिमाग में बैठेगा। इसके बाद आते हैं, जब शेख मर जाते हैं तो क्या होता है, इसको थोड़ा चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। जब शेख मर जाते हैं तो क्या होता है? शेख की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, और उस जिस जगह पर उनको दफन किया जाता है उसको बोलते हैं दरगाह। कई जगहों पर इसको हिंदी में मजार भी कहते हैं, है ना, दरगाह कहते हैं। और इस शेख से मिलने के लिए, इस शेख के दर्शन के लिए जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो जियारत करते हैं। जियारत करने का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज। इसके लिए एक वर्ड है पिलग्रिमेज। जियारत करते हैं। हर साल आपको
किसी शेख की दरगाह है, आपने वहाँ पर कुछ मांगा कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा पुत्र हो जाए, तो हम आपके साथ हर साल दर्शन करने आएंगे। जैसे लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं उस तरीके से। तो जो इनकी पिलग्रिमेज यानी इनकी दरगाह पर दर्शन करने के लिए आता है उसको बोलते हैं जियारत करना। क्या कहते हैं? जियारत करना। दे गो पर ईयर पर मंथ एज द फ्रीक्वेंसी अलाउ, दिस इज कॉल्ड जियारत। मीन्स शेख इज अ टीचर, when he died and he was buried in a particular place, that place is called dargah. And the dargah, each and every year, every month, a lot of tourists come to see the dargah of sheikh for the well wishing of their family. This is called ziyarat. This is called ziyarat. What do you mean by ziyarat? ziyarat तब होती है जब वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उर्स। उर्स, URS, उर्स, ये एक फेस्टिवल है पूरे साल में एक बार, जिस दिन शेख की डेथ हुई थी। दैट इज अ डेथ सेरेमनी, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज अ डेथ सेरेमनी, इट इज ऑब्जर्व्ड एज एनी मैरिज। कमाल की बात है ना, मैरिज, यूनियन ऑफ सोल टू whom? टू सुपर सोल। सुपर सोल कौन है? भगवान, ईश्वर। ईश्वर सुपर सोल है। यानी जब शेख की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो इसे कहते हैं उर्स फेस्टिवल। उर्स फेस्टिवल, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, शेख की दरगाह के दर्शन करते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? यूनियन ऑफ सोल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, जब शेख जिंदा थे, व्हेन ही वाज लाइव, ही वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर अस। हमारे लिए कितना करते थे, हमारे लिए प्रेयर करते थे और उनकी प्रेयर में बहुत ताकत होती थी। अब शेख की आत्मा किससे मिल गई है? परमात्मा से। यानी वो आत्मा और पावरफुल हो गई है और अब तो हमारी डिमांड पूरी हो ही जाएगी, हम जो भी शेख की दरगाह पे आके मांगेंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द लास्ट पीपल। और एक और बात बता दूं आपको, केवल भारत, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश, इनके अलावा दरगाह का कॉन्सेप्ट दुनिया के किसी देश में नहीं है, किसी मुस्लिम देश में नहीं है। सॉरी, आई रिपीट, इनके अलावा दरगाह मजार का कॉन्सेप्ट दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं या जो इनकी पवित्र पुस्तक है कुरान, उसमें कहीं भी व्यक्ति को ईश्वर बनाने की बात नहीं की गई है। ईश्वर केवल एक है, देयर इज ए सिंगल गॉड, अल्लाह, एंड द मैसेंजर ऑफ गॉड इज मोहम्मद। तो ये दूसरा ईश्वर कैसे पैदा हो सकता है? इसीलिए सऊदी अरब हो, ईरान हो, यमन हो, ओमान हो, फिलिस्तीन हो, कहीं भी मस्जिदें तो हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ मस्जिद, लेकिन दरगाह नहीं है। दैट इज ए कॉन्सेप्ट। लेकिन इंडिया में हम किसी भी चीज को जिससे हमें ज्यादा फायदा मिले उसे हम ईश्वर बना देते हैं। कोरोना के काल में हम डॉक्टर को भी भगवान मान लेते हैं। बहुत से ऐसे यहां पर भगवान है जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ तो ऐसे भी भगवान है जिनको फिल्मों में भगवान दिखाया गया और आज वो भगवान है। ऐसा चलता है हमारे देश में, लेकिन श्रद्धा की कोई कीमत नहीं होती और इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि शेख को इनकी मतलब जिंदा रहने पे तो इनकी वैल्यू रहती ही है, मर जाने के बाद हर साल उर्स का आयोजन होता है और बहुत सारे लोग जियारत करने के लिए आते हैं। शेख के अंदर स्पेसिफिक पावर डेवलप होती हैं और शेख का जो ग्रुप होता है वो कल्ट के रूप में डेवलप हो जाता है और शेख जो होता है उसको लोग वली कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? वली। वली यानी जो सबके बारे में अच्छा सोचता है। इसका प्लूरल औलिया है। जैसे एक शेख हुए निजामुद्दीन औलिया, औलिया वर्ड याद रहेगा, NIZAMUDDIN, निजामुद्दीन औलिया।
इन्हीं के नाम पर दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। क्या स्टेशन का नाम है? हजरत निजामुद्दीन। और ये माना जाता है कि जब शेख की दरगाह पर कोई आता है तो शेख के अंदर करामात करने की पावर होती है। करामात फारसी शब्द है। करामात का मतलब है चमत्कार, मैजिक, यानी शेख के अंदर मैजिकल पावर है और वो किसी भी बुराई को दूर कर सकते हैं और हमें बहुत सारी बरकत देंगे। बरकत माने तरक्की। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम बरकत अली है इस तरह से रखते भी हैं। बरकत देंगे, बरकत माने प्रोग्रेस, कि भगवान करे तुम्हारे घर में खूब बरकत हो। बरकत मतलब प्रॉस्पेरिटी। बरकत शब्द का एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग है प्रॉस्पेरिटी। तो आज के लिए यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ कमियां दिखती हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी और मेहनत करके कुछ अच्छा अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को दे पाऊँ और एक समझ विकसित करूँ कि इतिहास को पढ़ने का सिर्फ तरीका ये नहीं है कि एक कहानी है उसको याद करना है, उसको ला करके कॉपी किताब में लिख देना है। इतिहास जिंदगी जीने की एक कला है। इतिहास में हर विषय समाया हुआ है। देयर इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट विच इज नॉट इन द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जिस देश का इतिहास नहीं होता उसका भविष्य नहीं होता। नमस्कार।